मान्यवर न्यायपालिका गांधीनगर के एडिशनल सेशन जज साहब ने आशाराम को दोषित करार करने के बाद सजा के बारे में हमको सुनने के बाद इस नतीजे में पहुंची है कि उनको 376 और 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। बाकी की जो दूसरी सेक्शन थी उसमें माइनर पनिशमेंट दी है, लेकिन महत्व की बात यह है कि विक्टिम को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाने का ऑर्डर दिया है। आसारामनी શું સ્થિતિ હતી સજા સાંભળી ત્યારે सर अभी एक आरोप जो बेटे नारायण साईं पर भी एक लड़की ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, वो तो यहाँ नहीं चल रहा है। वो तो पूरा हो गया, सूरत में उनको लाइन है और वो अपील पेंडिंग है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये वकील बता रहे थे। उन्हें आसाराम को कल ही कोर्ट ने दोषी करार दिया। हालांकि जो अन्य आरोपी थे उनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, बाकियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आज आसाराम को क्या सजा दी जानी है, इस पर बहस हुई। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील में तीखी बहस हुई। सरकारी पक्ष ने कहा कि भाई मैक्सिमम सजा का ऐलान होना चाहिए। जिस तरह का गंभीर आरोप है और जिस तरह कि ये पर्सनैलिटी है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कोर्ट पहले भी ये क्लियर कर चुका है कि रोल मॉडल टाइप जो व्यक्ति होते हैं, अगर उनसे कोई अपराध होता है तो उसका कई लोगों पर असर पड़ता है। ऐसे में सजा भी एक नजीर होनी चाहिए। उसी बात का हवाला सरकारी वकील की ओर से दिया गया। इधर आसाराम के बचाव में वकील का कुछ और कहना था जो कि स्वीकार नहीं किया गया जाहिर तौर पर। और ऐसे में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो इसे कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और सहयोगी जनक दवे मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, वकीलों से आपकी बातचीत हुई है, क्या क्या बताया वकीलों ने? देखिए, तमाम दोनों पक्षों के वकीलों से हमने बात की, हमसे उनसे बाइट भी लिया। उन्होंने यही कहा कि कोर्ट ने जो बातें रखी, दोनों को ओर से बचाव पक्ष के वकीलों ने सारे अपने तथ्य रखे थे, सरकारी वकील ने अपनी अपनी बातें रखी। सरकारी वकील ने कहा कि देखिए इतना जघन्य अपराध है, आप एक धर्मगुरु के नाम पर एक महिला का जो आप में भरोसा रखती है, आप में विश्वास रखती है, उसका आप भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं, उसको दुष्कर्म आप कैसे इसके साथ कर सकते हैं। और ये एक परिवार की दो बहनें, वो उसकी ओर से उसके ही परिवार पर आरोप लगा, तो पूरी चीज। और उसके बाद जो व्यक्ति जो युवती को वहां से आश्रम से जहाँ पर दुष्कर्म हुआ वहां घटना तक ले गए, उन तमाम व्यक्तियों के जो स्टेटमेंट थे, वो स्टेटमेंट ने काफी अहम भूमिका अदा की इस सजा के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो साक्षी थे, वो गवाह थे, वो अपने बयानों से नहीं मुकरे। और उसके तरफ बचाव पक्ष ये कह रहा था कि इतने सालों लंबा 98 की घटना है, 2013 में आप इसकी शिकायत कर रहे हैं, ऐसे में इतने साल तक आप कहाँ थी, क्यों नहीं आपने उस समय पुलिस से शिकायत नहीं की और क्यों कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। तो ये केवल एक सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पे बापू को फंसाने की साजिश है, ये एक बचाव पक्ष की ओर से बातें रखी गई। लेकिन जो साक्ष्य थे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट में हमेशा क्या रहता है, जो साक्ष्य रहता है और गवाह रहते हैं। अगर आपके सामने गवाह मजबूती से गवाह देता है तो जाहिर से उसका लेकिन जनक, जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें जो अन्य भी लोग आरोपी बनाए गए थे, उनका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, ये जांच टीम ने उसमें उद्धृत करने की कोशिश की थी, हाईलाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोर्ट में नहीं चली। बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पर जो गवाही दी है तमाम गवाहों ने, उसको ध्यान में रखा गया है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को देखा गया है, हर चीज को। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, यहाँ पर आपको एक बात रखनी होगी, जब भी कोई सजा होती है, सजा किस आधार पर होती है? सजा हमेशा इन्वेस्टिगेशन पर होती है। जिस तरीके के साक्ष्य जुटाए जाते हैं, उस साक्ष्य को आप जब कोर्ट के सामने रखते हैं एक कन्विंसिंग फैक्ट के साथ, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसको आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो कन्विंसिंग फैक्ट रखी गई, उसको उसका जवाब या उसको कहे कि उसको डिफेंस ठीक से बचाव पक्ष नहीं कर पाया, और ये बचाव पक्ष की भी हार है। कोर्ट में हमें इस तरीके से देखना होगा, इसमें आशाराम की जीत हार की बात नहीं है। जो आशाराम की ओर से जो सरकार वकील जो अपनी बात रख रहे थे, वो शायद अपनी बातों को सही तरीके सही ढंग से शायद न देख पाए, क्योंकि सामने साक्ष्य इतने मजबूत थे। और ऐसे में मजबूत साक्ष्य के आधार, गवाहियों के आधार पर ही जब सजा का ऐलान होता है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग रहती है। और कोर्ट तो जनक, आजकल देखिए इस तरह के मामलों में जज द्वारा की गई कोई खास टिप्पणी भी हेडलाइंस बनती है। कल दोषी करार दिए जाते वक्त या आज सजा के ऐलान के वक्त क्या कोर्ट की कोई खास टिप्पणी रही है?
जो मैंने आपको बात बताई वही एक जो प्रमुख तौर पे, हालांकि अभी रिटर्न ऑर्डर आएगा उसके बाद सचिन हमें पता चल पाएगा पूरी बात कि दरअसल कोर्ट ने किन किन, क्योंकि कोर्ट में जब जजमेंट लिखा जाता है तो लंबा चौड़ा जजमेंट होता है, लंबा चौड़े जजमेंट के साथ कोरिलेट किया जाता है घटनाओं को, और जज भी कई बार अपनी बातें भी रखते हैं उनके साथ साथ। तो ऐसे में क्या किन किन बातों को उन्होंने ध्यान में रखा, क्यों इतनी सख्ती, चूंकि जो धाराओं के तहत बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की थी, तो 10 साल से ज्यादा की सजाओं को क्यों जोड़ा गया बाकी के साथ, ये भी हमें देखना होगा। तो मैक्सिमम पनिशमेंट के ऊपर भी जब बातें आती है, क्योंकि जब 11 बजे इस मामले की बात सामने रखी जा रही थी तो बात ठीक है जनक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। इस नतीजे पे पहुंची है कि उनको 376 और 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। बाकी की जो दूसरी सेक्शन थी उसमें माइनर पनिशमेंट दी है, लेकिन महत्व की बात यह है कि विक्टिम को 50,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने का ऑर्डर दिया है। और झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है। गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड मामले में यह बड़ा अपडेट है। हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल से हार्डकोर अपराधियों को गुढ़ा लाया गया। हार्डकोर अपराधी जतिन और सतीश को गुढ़ा लाया गया है। दोनों आरोपियों से गुढ़ा पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर पौक गांव में फायरिंग की थी। गुढ़ा थाने को छावनी में बदल दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत से। कृष्ण, क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि राजू ठेठ हत्याकांड में जो बदमाश शामिल थे जतिन और सतीश, इनको पोंक गांव से ही गिरफ्तार किया गया था और इनको आज है वो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से है वो गुड़ा लाया गया है। और गुड़ा थाने में पुलिस इनसे दोनों से पूछताछ कर रही है और पूरा का पूरा जो गुड़ा थाना है वो छावनी में तब्दील हो रखा है। और पूछताछ के दौरान ही इन दोनों को है वो पोंक गांव में ले जाया जाएगा, जहां पर वो जो पहाड़ी है वहां पर इन दोनों से वो जो जगह है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी और कहां कहां ये छुपे थे, किस तरह वहां पहुंचे थे, उसको लेकर भी इनसे पूछताछ की जाएगी। जी देखिए, प्रदेश में हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब किसी अपराधी को पुलिस पकड़ के लाई है तो उसके गैंग के सदस्य या अन्य लोगों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की है। ऐसे में आप बता रहे हैं इलाके को छावनी में बदल दिया गया है, कितनी पुख्ता व्यवस्था वहां पर की गई है? जी, जो गुड़ा थाना है वो पूरा का पूरा छावनी में तब्दील हो रखा है और पोंक गांव में भी इनको है वो हाई सिक्योरिटी के अंदर ही ले जाया जाएगा। और जो आरएससी के जवान हैं वो भी पूरी तरीके से तैनात किए गए हैं। साथ ही जो आसपास का जो इलाका है, जो पहाड़ी स्थल है, उस पर भी इनके ले जाने से पूर्व ही वहां पर आरएससी का जाब्ता है और हथियारबंद जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग का सीधा कनेक्शन मिला है। पुलिस उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बड़ा खुलासा किया। शूटर गैंग के संपर्क में थे ये सभी 6 बदमाश। जयपुर में होटल में पहली बार ये सभी आपस में मिले। ऋतिक बॉक्सर के पीछे कौन, इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तीन के अलावा चौथा भूपेंद्र जो आगरा पुलिस के पास है, उसको जल्दी ही हम प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार करेंगे, उन हथियारों को बरामद करेंगे। साथ ही साथ इस कॉन्स्पिरेसी में बीकानेर बाल सुधार गृह में भी एक बाल अपचारी निरुद्ध है, जो इस घटना में जो बाल अपचारी है उसका साथी है। वो बाल अपचारी जो निरुद्ध है बीकानेर की जेल में, वो भी ऋतिक बॉक्सर से संपर्क में होना अभी के अनुसंधान में आया। उसको भी पुलिस जल्दी ही इसमें ला करके विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। इसके अलावा इस प्रकरण में ऋतिक बॉक्सर के द्वारा जो फेसबुक पे पोस्ट डाल के क्लेम किया गया कि ये वारदात उसने कराई है, प्रारंभिक अनुसंधान से बात स्पष्ट हुई है कि वारदात उसने कराई है। इस घटना में उसके पीछे कौन कौन शरीक है उस संबंध में अनुसंधान जारी है। ऋतिक बॉक्सर द्वारा जो ये फेसबुक पे पोस्ट की जा रही है, ये फेक आईडी से लिए हुए मोबाइल सिम और फेक आईडी से लिए हुए इंस्ट्रूमेंट
उनका यूज करते हुए इंटरनेट को यूज किया जा रहा है और इंटरनेट पे वीपीएन बना करके ये कॉल की जा रही है। वीपीएन बना करके ही वीपीएन के मार्फत ही ये पोस्ट डाली जा रही है, जिससे कि वो अपनी लोकेशन को हाइड कर सके, क्योंकि वीपीएन से आप कई अलग अलग सर्वर्स के थ्रू आप अपनी कॉल को रूट कराते हो, उस वजह से अपनी लोकेशन को हाइड करने में सफल हो रहा है। लेकिन उसके बारे में भी पुलिस को महत्वपूर्ण क्लू लगे हैं, बहुत जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। इसके अलावा अन्य अपराधी जो इसको मोटिवेट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हथियार उपलब्ध करा रहे हैं, इसको अपराधी उपलब्ध करा रहे हैं, उन अपराधियों के बारे में भी अनुसंधान जारी है, जो इसमें शरीक है। डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट में स्थित जिला अभिलेखागार से कार्यालय से खास दस्तावेज चोरी हो गए। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं इसका अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। चोरी की वारदात रविवार रात को हुई। रात के वक्त चोर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम के पीछे की जाली तोड़ अंदर घुसे। करीब 50 बस्ते चोरी हुए हैं। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए के गबन के आरोप में इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक महिला को गिरफ्तार किया। मामले में संगीता जैन नाम की महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 420 और 120 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर महिला को गिरफ्तार किया। मामले में एक अन्य आरोपी संतोष तनेजा अभी फरार है। सोसाइटी के अन्य सदस्यों पर कई मामले दर्ज हैं। निवासी संगीता पत्नी श्री दलपत सिंह जैन ने कोर्ट से इस्तगासा कर बताया कि दी इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीमा भटनागर व संतोष तनेजा द्वारा धोखाधड़ी कर मुझसे 5 लाख रुपए का गबन किया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सीमा भटनागर पत्नी क्षितिज भटनागर निवासी सवीना को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है और दूसरे आरोपी श्री संतोष तनेजा की तलाश जारी है। खबर टोंक से सदर पुलिस ने नाकाबंदी तोड़ भागने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 145 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। एक कार भी जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 को सदर थाना पुलिस ने ब्लॉक कर कार्रवाई की। कोटा की तरफ से आ रही एक कार नाकाबंदी तोड़ आगे निकली, जिस पर पुलिस ने कार का पीछा किया और आरोपियों को धर दबोचा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाकाबंदी को तोड़कर 2 बदमाश कार से भागने लगे। पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाई और अपनी गाड़ी से इन बदमाशों का पीछा किया। कार का पीछा कर इन्हें धर दबोचा। इनके पास से 145 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। कार को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है कि ये डोडा चूरा लेकर कहां से आए थे, कहां जा रहे थे, क्या इनका तस्करी के किसी नेक्सस से कनेक्शन है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस पूछताछ के दौरान खंगालने की कोशिश कर रही है। सदर थाना टोंक द्वारा एक कार्रवाई की गई थी एनडीपीएस एक्ट के तहत, जिसमें 145 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया था और 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, कुलदीप और देवेंद्र को, क्योंकि पंजाब क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसमें ये मामला अनुसंधान के लिए मेरे पास आया है। इसमें जो भी आगे के तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कार भी थी जिसमें कार भी जब्त की। हाँ, ये नाकाबंदी में कार में ही चीज जो है माल बरामद। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के धरने को आज 8वां दिन है। आज भी आगरा रोड पर धरना जारी है। किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को उनका वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा वे धरना स्थल पर आकर वादा करके गए थे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज उनके वादे को 4 दिन हो गए, जबकि धरने को 8 दिन हो गए। उन्होंने कहा धरने में सत्ता पक्ष और भाजपा के बड़े नेताओं, कई सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ये युवाओं की मांगों का और उम्मीदों का आक्रोश है।
सीबीआई जांच की मांग पर आप अभी तक अड़िग हैं, लगातार आपकी बातचीत जो है सरकार से जारी है। जो गृह राज्य मंत्री हैं वो वादा करके गए थे कि मैं धरने पर साथ बैठूंगा अगर आपकी बातें नहीं मानी गई। अभी क्या स्थिति है? लगातार पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के लोग आपसे मिल रहे हैं। देखो, 4 दिन पहले गृह राज्य मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कौन कौन आरोपी बच गए उनकी हम जांच करा लेते हैं और कोई कितना ही बड़ा हो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने लिख के उनको दे दिया। अब कार्रवाई तो उनको करनी है और मैंने यहाँ तक कहा था आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लो। मैंने सब पूछ लिया, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो उसके बाद सरकार की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं किया गया, न बात की गई, न कोई संपर्क किया गया। दोबारा कोई बातचीत नहीं हुई, बस एक बार वादा करके चले गए। अभी आपको क्या लगता है, तमाम लोग आपसे मिल रहे हैं, किस तरफ जा रहा है आपका यह धरना, किस तरफ आपका यह आंदोलन जा रहा है? देखो, पार्टी पूरी धरने में साथ है, मोबिलाइज हो रही है। पार्टी के अलावा दूसरे लोग, दूसरे संगठन भी अब जुड़ने लग गए हैं। तो एक ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। समय पे सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार को झुकाने के लिए, क्योंकि पेपर दर पेपर लीक से राजस्थान के युवा और उनके अभिभावक निराश हो चुके हैं और कि कोई परीक्षा सही होगी भी नहीं होगी उस पर शंका से घिरे रहते हैं। इसलिए अब जो आम जन का जुड़ाव है वो हमारे साथ बढ़ रहा है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उदयपुर में फतेहसागर झील के उपला तालाब में भूमाफियाओं द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटा जा रहा है। इसके विरोध में शहर बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर से जल्द इसे रोकने की मांग की गई। शहर जिला अध्यक्ष ने बताया कि उपला तालाब में पिछले कई वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा मिट्टी डालकर पाटने की कोशिश हो रही है। 2016 में तत्कालीन यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता ने कार्रवाई कर भूमाफिया के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी और तालाब से मिट्टी हटवाई, लेकिन एक बार फिर भूमाफियाओं द्वारा झील पेटे में मिट्टी डालकर पाटने का कार्य हो रहा है। निरंतर 2016 से एक कार्रवाई चल रही है उसकी। उपला तालाब में 2016 में माननीय उसमें तत्कालीन रामनिवासी मेहता थे, उन्होंने भी उसमें जो मिट्टी डाली की उसको वापस बाहर निकाल फेंका है। 6 नवंबर को भी इस प्रकार की घटना ये व्यक्ति कर चुका है, जिनके बारे में पूर्व में भी शिकायत की, विषय को ध्यान में भी लाया गया। फिर भी जैसा कि आज हमारे जिलाधीश रविंद्र जी ने बताया कि उपला तालाब में जिस तरह से भराव भर के उसको पाटने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक ऐसा दायरा बनता है कि आने वाले समय में कोई न कोई होटल या बड़ा किसी उपक्रम की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको शीघ्र रोका जाए, सीमांकन किया जाए। खबर सवाई माधोपुर से। चकेरी गांव के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि चकेरी ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गांव के बालिका विद्यालय को लीज पर दी गई बेशकीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान और दुकानें बना ली गई। ग्रामीणों की मांग है 6 जनवरी तक प्रशासन द्वारा सरपंच का अतिक्रमण, माफ कीजिएगा, ग्रामीणों की मांग है कि जल्द प्रशासन द्वारा सरपंच का अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गांव से आए, वर्तमान सरपंच है, उसके द्वारा खुद कन्या विद्यालय की जमीन आवंटित हुई थी 2002 में। पट्टाशुदा जमीन है, उस पर आलीशान मकान बना लिया और वर्तमान पद का दुरुपयोग करते हुए दूसरे व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, गरीब लोगों के। तो उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और गरीबों को घर उजाड़ दिए गए। तो इस संबंध में हम ये चाहते हैं कि जब एक सरपंच का जो अतिक्रमण हो रहा है वो 8 दिन तक नहीं हटा और आम आदमी का अतिक्रमण 1 मिनट में प्रशासन भेज के 1 मिनट हटा दिया जाता है, तो इस तरह प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है राजनीतिक द्वेष भावना से हो रही है। धौलपुर से बड़ी खबर है। इनामी केशव गुर्जर मुठभेड़ मामले में बड़ा अपडेट। धौलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। डकैत केशव गुर्जर के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। नरेश गुर्जर और बंटी पंडित गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंडा का नाला के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि धौलपुर पुलिस की डकैत केशव गुर्जर से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी थी और वो अस्पताल में भर्ती है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और आज उसके 2 सहयोगियों को पकड़ा गया। ये दोनों भी इनामी बदमाश हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हरिवीर से। हरिवीर, क्या जानकारी है? जी स्वप्न, मैं आपको बता दूं कि धौलपुर पुलिस को आज दूसरे दिन भी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि कल जो धौलपुर पुलिस है उसने एक डकैत केशव गुर्जर है, 1.25 लाख रुपए का इनामी है, उसको धर दबोचा था। उससे मुठभेड़ हुई थी पुलिस की और जो डकैत केशव गुर्जर है उसके पैर में गोली लगी थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। लेकिन धौलपुर पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही थी। भीड़ों में अलग अलग टीमों का गठन करके जो इसके जो साथी थे वो कल भाग गए थे, जो भीड़ का फायदा उठा करके वो भाग गए थे, फरार हो गए थे, तो उनको तलाशने में सर्चिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा था। उसके बाद ही आज दूसरे दिन पुलिस को सफलता हाथ लगी है और जो ये बंटी पंडित और नरेश गुर्जर है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही इस गिरोह के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं और इन पर इनाम भी घोषित है। ये इनामी दोनों बदमाश हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शुक्रिया हरिवीर। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।